नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम रीट का जो इंग्लिश का सिलेबस है उस पर हम थोड़ी सी वार्ता करेंगे और एक सूचना भी आप लोगों को देंगे। दूसरी बात यह है कि बहुत सारों को ऐसा लगता है कि यार इंग्लिश जो है वो बहुत कठिन विषय है। कठिन का मतलब ये है कि सिलेबस इसका हार्ड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, जिसने भी रीट में इंग्लिश का पूरा सिलेबस कवर किया है आप खुद उससे पूछ लीजिए। मतलब ये एक ऐसा सिलेबस है जिसको आप आधे घंटे में, केवल आधे घंटे में रिविज कर सकते हो। बाकी कोई ऐसा सब्जेक्ट का मैटर नहीं है जिसको आप आधे घंटे में निपटा लो। संस्कृत वाले भी करते हैं ना, अगर आधे घंटे में रिवीजन, तो भैया संस्कृत वालों से पूछना कि संस्कृत को कितने दिनों में आप कंप्लीट किया था कोर्स को। अगर संस्कृत जितनी इसमें प्रैक्टिस कर ली जाए ना, तो इसमें 30 में से 30 आ सकते हैं। मगर कम समय में आप बेहतर कर सकते हो, वो है इंग्लिश। तो दिमाग में ऐसा बर्डन नहीं रखना है कि इंग्लिश तेरा क्या होगा, है ना, सब कुछ बेहतर होगा। अब नहीं पढ़ेगा तो उसका तो देखो कुछ भी नहीं होना है। आप पढ़कर चीज़ों को नहीं समझते हो तो फिर आपकी ही कमी रहेगी। बाकी चीज़ें वही हैं। और मेथड की बात आती है, शिक्षण विधियों की बात आती है, तो और टेंशन होने लगती है कि यार ये नहीं आते, बल्कि हैं सबसे आसान। मेथड तो वैसे दे ही नहीं रखे, है ना। मेथड तो फर्स्ट लैंग्वेज में है ना, टीचिंग ऑफ इंग्लिश कह सकते हैं इसको। तो ये सबसे आसान है। ये आपकी लास्ट की 2 यूनिट हैं। ये 2 यूनिट, इन दोनों यूनिट से आपके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। 7-8 का रेशियो रहने वाला है। 4-5 बिंदु हैं, उनको पकड़ लो, उनकी 4-5 बातें हैं, उनको सीख लो। बाकी कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये लगेगा कि यार प्रश्नों की संख्या कम है, क्योंकि प्रश्न कई बार रिपीट भी होते हैं और ज़्यादा प्रश्न इनसे रिलेटेड बने भी नहीं है, वही प्रश्न बार बार घूमते रहते हैं, है ना। तो एक बार दिमाग से आप बर्डन को निकालिए, खुद मेहनत भी कीजिए। सूचना ये है कि आज नहीं, कल से रात्रि को 10 बजे, प्रतिदिन ना हो कि एक दिन छोड़ के एक दिन, आपकी जो इंग्लिश की टीचिंग ऑफ इंग्लिश का जो मटेरियल है, लास्ट के जो 2 यूनिट हैं, वो मैं एक सीक्वेंस के साथ बिल्कुल 0 से 100% तक फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ। एक बार मैंने करवा दिया है पूरा मैटर, फिर से दोबारा कुछ अलग हटके, कुछ नेचुरल वे में, एकदम जो पॉइंट है उन पॉइंट्स पर बात करेंगे। जिसको ये लगता है कि यार मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, शिक्षण विधियाँ थोड़ी सी हार्ड हैं, कैसे होंगे, और जिसको ये भी है कि मैंने पहले पढ़ रखा है फिर भी रिवीजन हो जाएगा, तो आप क्लास अटेंड जरूर कर सकते हैं। बाकी चीज़ें बहुत आसान है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश है, यानी हम भाषा को एक सिखा रहे हैं, तो हमारे जहन में वो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो हमारे जहन में होने चाहिए। सबसे बड़े 8-7 प्रिंसिपल हैं जिनके इर्द गिर्द प्रश्न घूमता रहता है। पीछे के पुराने पेपर को देख लेना, नहीं देखा है तो परसों की क्लास देख लेना। आपको खुद को यह लगेगा कि यार चीज़ें तो बहुत आसान है, यहाँ से प्रश्न आता है, बिल्कुल आता है। जैसे आपका सिलेक्शन का है, ग्रेडेशन का है, प्रेजेंटेशन का है, टेस्टिंग का है, मोटिवेशन का है, नेचुरलनेस का है, कोरिलेशन विथ लाइफ का है, हैबिट फॉर्मेशन का है। ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जिनके इर्द गिर्द 5-4 चीज़ें हैं, 5-4 बातें हैं। वो हम एक नेचुरल वे में बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे, है ना। बस किताबी ज्ञान नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल एक मतलब जो है वो सीखेंगे, वो आप देखना। और इस क्लास को देखने के बाद दोबारा क्लास लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके बाद एक अप्रोच दे रखी है, 3 प्रश्न देख के जाएगी। 3 तो देख के जाएगी, 2 तो कम से कम होंगे, 3 अधिकतम बिल्कुल देखे जाएगी। CLT अप्रोच एक छोटी सी अप्रोच है कि बच्चों को आप सिखा रहे हैं तो बोलकर सिखाइए ना, बच्चों का मुंह खुलवाइए, है ना। और मुंह खुलवाएंगे तो कैसे खुलवाएंगे, उनको एक हैबिट डालिए, उनको एक इंट्रोड्यूस करवाइए, उनके ग्रुप डिस्कशन करवाइए, है ना। उनकी जो गलतियां हैं उनको इग्नोर कीजिए, है ना। गलतियों को आप इग्नोर नहीं करेंगे तो बच्चे बोलेंगे नहीं, है ना। तो वो चीज़ें हैं CLT अप्रोच में, मीनिंग पैरामाउंट होता है ना। ये कुछ चीज़ें हैं, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है, मोटी मोटी पॉइंट हैं, वहाँ से प्रश्न बना लिया जाता है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है, इसमें लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस पे ध्यान रखा जाता है, भाषाई दक्षता की हम बात करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स में एक ही क्लास में आपको ख़त्म करवाने वाला हूँ। डेफिनेट आपको 3 प्रश्न ये टॉपिक देके जाएगा। इसके बाद दे रखा है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी एक शिक्षण हम बढ़ा रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, है ना। तो ये चुनौतियां बिल्कुल आसान है, एक पेज का मीटर है। 4-5 चुनौतियां तो आप जानते ही हो। एक तो प्रॉपर टीचर नहीं है, एक क्लास का इन्वायरमेंटल खराब है,
एक बच्चों की मानसिकता है वो भी एक चैलेंजेस है। बच्चे पहले से ही खुद को एक ये बना के बैठे हैं कि इंग्लिश तो हार्ड है ना। और क्राउडेड क्लासरूम्स हैं, और भी डिफ़िकल्टीज चैलेंजेस हैं हमारे सामने, वो सारे हम पॉइंट्स के द्वारा हम डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी लेंगे, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद ये दे रखा है डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, और ब्रैकेट में लिख रखा है रोल ऑफ होम लैंग्वेज मल्टीलिंगवालिज्म। ये आप नया पॉइंट कह सकते हो, जो मल्टीलिंगवालिज्म है, बहुभाषिकता है। अब प्रश्न सीटेट में आया था अभी कि बहुभाषिकता एक टीचर के लिए क्या है, तो बहुभाषिकता टीचर के लिए क्या है, एक एसेट है, उपकरण है ना, संपत्ति है। अब ऐसे थोड़ी है कि ये एक बैरियर है, बाधा है ना। हाँ, आप रेट में लगे, मान लीजिए आप शेखावाटी से बिलोंग करते हैं, आपकी ड्यूटी झालावाड़ के अंदर या फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड में लगी, वहाँ अलग अलग तरह के कॉन्टेक्स्ट के जो अलग अलग जो मदर टंग के बच्चे आ रहे हैं, तो वहाँ उन बच्चों की जो मदर टंग है वो आपके लिए बिल्कुल एक चुनौती है। लेकिन आपको एक लैंग्वेज आती है, आप बहुभाषिकता का नॉलेज रखते हैं, तो ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए एक एसेट है। तो बच्चों को भी क्या करें, आप मल्टीलिंगुअल बनाएं, है ना, कोशिश करें। तो यही तो एक टॉपिक है, नेचुरल वे में आपको इसको पढ़ना है, बिल्कुल आसान भाषा में हम इसको पॉइंट्स के द्वारा इनको नोट करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, उसके द्वारा और बेहतर तरीके से इसको सीखेंगे। इसके बाद नीचे वाला 2 पॉइंट है मेथड ऑफ इवेल्युएशन, और एक है रेमेडियल टीचिंग। बहुत आसान है। मेथड में क्या है, मापन को पढ़ लेंगे, मूल्यांकन को पढ़ लेंगे। मूल्यांकन की जो प्रविधियां हैं, टेक्निक्स हैं, ऑब्जर्वेशन नाम की टेक्निक्स कौन सी है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, समेटिव असेसमेंट कौन सा होता है, एंड में कौन सा होता है, ड्यूरिंग पीरियड कौन सा होता है ना। वही तो चीज़ें बार बार निकल के आती हैं, वही पढ़ते हैं, वही हम हिंदी में पढ़ते हैं, वही साइको में पढ़ते हैं, वो थोड़ी इंग्लिश में पढ़ लेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, यदि इंग्लिश में पढ़ लिया ना, तो आप हिंदी वाली, साइको वाली, सब्जेक्ट वाली वो आराम से कर पाएंगे, क्योंकि हिंदी में अलग अलग वर्ड आते रहते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो चीज़ है वो बिल्कुल इंग्लिश में फॉर्मेटिव है तो फॉर्मेटिव है। हिंदी में वो भले ही कैसे भी आ सकता है, रचनात्मक, निर्माणात्मक, जो भी है ना, तो लेकिन इंग्लिश में तो वो फॉर्मेटिव मिलेगा। तो कितनी आसान है। रिमीडियल टीचिंग में क्या है, बच्चे की जो लैब्स हैं, कमियां हैं, जो लर्निंग गैप्स हैं, वो पूरा करना, है ना। रिमीडियल कोर्स तैयार करना, उससे पहले हम डायग्नोस टेस्ट करते हैं, डायग्नोस से आपके सिलेबस में नहीं है ना, तो उनको भी हम पढ़ लेंगे। एक अच्छे डायग्नोस टेस्ट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, है ना। कमियों को पहचान करके एक रिमीडियल कोर्स को बनाना है, उसे किस प्रकार से लागू करना है, इम्प्लीमेंट करना है बच्चों में, वही तो चीज़ें हैं रिमीडियल टीचिंग में, और क्या है। और इनसे रिलेटेड घुमा फिरा के 15-16 प्रश्न आए, 15 प्रश्न आएंगे, तो वो बहुत आसान है। और इंग्लिश का सिलेबस भी बहुत आसान है, मैंने करवा भी दिया है। फिर से एक बार मेथड कंप्लीट होते हैं, फिर से एक और क्लास हम लेंगे, देखते हैं। इसमें पहला है लिंकिंग डिवाइसेस, जो पहली यूनिट है इसमें लिंकिंग डिवाइसेस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, और इनफ्रेंस है। इनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इनफ्रेंस में। देखो इनफ्रेंस में 2 तरह के प्रश्न बनते हैं, या तो कोई आपको पैसेज दे के उसका टाइटल वगैरह पूछ सकता है, वो आपको पढ़ कर ही पता लगेगा। आप, मैं आपको सिखा दूं, प्रैक्टिस आप कर सकते हो भले ही, लेकिन बिना प्रैक्टिस करके भी जाओगे ना, तो भी वो प्रश्न उतना ही हल होगा जितना आप प्रैक्टिस के हल करते हो, है ना। वो तो टाइटल वगैरह। इसके अलावा वो फैलेसी वाला प्रश्न है, तो उसमें मैंने 8-9 फैलेसी करवाई हैं, फिर से मैं एक एक को समझा दूंगा। होल टू पार्ट किस में होता है, एक उदाहरण को देखकर हम सब पे लागू कर लेते हैं, वो किस में होता है। एक शब्द के, एक मीनिंग के हम अनेक अर्थ निकाल लेते हैं। लोगो अथॉरिटी मान लेती है, उसको हम गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं, उसके बेस पे लोगों की धारणाएं जो होती हैं उसको हम गलत मान लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें किस में है, इन्फ्रेंस में है। और वहाँ से जो पिछले साल प्रश्न आया था वो नॉइजी चिल्ड्रन वाला, तो उससे वैसे ही प्रश्न आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, तो एक वीडियो मैंने बनाया था डेडिकेटेड इस पे ऊपर, मतलब 25-30 मैंने रूल करवाए थे, और वो रूल मतलब उनके इर्द गिर्द प्रश्न रहता है। पिछले साल तो वो एज वेल एज का है वो आया था, है ना, कितना आसान है। उससे पहले वाले वर्ब के अकॉर्डिंग, नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब क्रिया आ जाती है। उसी प्रकार से आइदर और है, नाइदर नोर है, रेदर देन है ना, एंड वाला रूल है। और भी काफ़ी सारे रूल हैं, वो मैंने करवा रखे हैं, और आसान भाषा में ट्रिक से भी याद करवाने की कोशिश की है। फिर से एक सेशन ले लेंगे। लिंकिंग डिवाइसेज है, तो लिंकिंग डिवाइसेज में क्या है, जो लिंक करने वाले हैं, या तो ये पूछ सकता है कि इसमें कितने लिंकिंग डिवाइसेज हैं, है ना। लिंकिंग डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो आपसे पूछ लेता है कि जैसे बिकोज है, ये किस प्रकार का लिंकिंग डिवाइसेस है, रिजल्ट वाले कौन कौन से हैं, है ना। ये इस तरह के ये टॉपिक मैंने करवाया नहीं, लेकिन एक
सेशन लगेगा पूरा एकदम बढ़िया तरीके से, उसको भी हम करवा देंगे, बहुत आसान है। पर अनसीन पोइम, एक पोइम देंगे और उस पे आधारित आपसे प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न क्या होगा? एलिट्रेशन का। अरे एलिट्रेशन मतलब कॉन्सोनेंट की कोई रिपीटेशन हो रही है कॉन्सोनेंट लेटर की या साउंड की, तो वहाँ एलिट्रेशन है। कितना आसान है। सिमिली, एज और लाइक को देखो, सिमिली ठोको। मेटाफर में क्या है? मेटाफर आसान है। और पर्सोनिफिकेशन ये भी आसान है। आप किसी चीज़ को मानवीकरण कर रहे हो। अधिकतर वर्ड में आपको कैपिटल लेटर से कोई वर्ड स्टार्ट मिलता है शब्द स्ट्रक्चर के बीच में, तो वहाँ पर डेफिनेट वो पर्सोनिफिकेशन भी होता है। फिर भी हम दो चीज़ देख लेते हैं, एक सजीव और एक निर्जीव। तो वहाँ पे यहाँ पे दोनों, एक सजीव एक निर्जीव है, इसका मतलब वो क्या है? पर्सोनिफिकेशन का ही है, इसका मतलब मानवीकरण किया है। इसी प्रकार से एसोनेंट्स है, कोई सबर रिपीट हो रहा है तो वो एसोनेंट्स है। राइम स्कीम का तो बहुत आसान है ना। एक राइम स्कीम आपको पता लगानी है, ये रिपीट साउंड वाले वो आपको देख के राइम स्कीम बनानी होती है, ये भी बहुत आसान है। और जहाँ पर सोनिफिकेशन नहीं है, सिमिली नहीं है, एलिट्रेशन नहीं है, इसका मतलब वहाँ क्या है? वहाँ मेटाफर है। उस चीज़ को आप वैसा का वैसा बना देते हो, छुपी हुई सिमिली कहते हो, वो आपकी मेटाफर है। इसके बाद देखो, अगले यूनिट की बात करें तो इसमें मॉडल दे रखे हैं। अब मॉडल के बारे में बात करते हैं तो मॉडल, देखो मोटा मोटी आपको मॉडल के बारे में पता होना चाहिए कि मस्ट निसेसिटी के लिए कौन सा मॉडल यूज किया जाता है ना। विल और सेल का यूज कहाँ कहाँ होता है, डिटर्मिनेशन में किसका यूज करते हैं, है ना। इसी प्रकार से और भी मॉडल हैं, शुड है ना। तो वो ओथ टू का कहाँ प्रयोग होता है, तो वहीं से जनरल क्वेश्चन, जैसे पिछले साल निसेसिटी कहाँ, एकदम सिंपल सा प्रश्न था, तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, एक बार आपने नोट्स बना लिए, उस नोट्स को भी आप पढ़ते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो वहीं से प्रश्न निकल जाएगा, है ना। तो मॉडल का है कॉमन इडियम्स एंड फ्रेजेस। हाँ, इसके बारे में आप कह सकते हो कि ये कहाँ से पढ़े। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि यहाँ से यदि एक दो प्रश्न आ गए तो उसमें पढ़ रखा है, 100-200 आपने कर रखे हैं, तो हो सकता है उनमें से ही आपको देखने को मिले। फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको रूटीन में रोज लेंगे तभी ये पूरा होगा। आप इसके लिए पुराने एक छोटी मोटी एक पतली सी गाइड लेके आ सकते हैं, ज़्यादा मोटी लेंगे तो याद नहीं होगी, है ना, वो डिप्रेशन ऐसे ही दे देगी। तो छोटी मोटी एक पतली सी गाइड जिसमें आए हुए हैं उनको आप हैबिट बना लीजिए। और मैंने एक वीडियोस तो डाला है, उसमें 5 तो मैंने करवाए हैं। बाकी मेरा पूरा इरादा था कि ऐसे 5-5 रोज़ करवाऊँ, लेकिन हुआ नहीं, है ना। तो वो भी कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश करेंगे तो चीज़ें याद, कि मेरा तरीका ये रहता है कि आपको याद ही उस टाइम हो जाए। तो वो भी मैं सोचता हूँ ये वाले टॉपिक की विशेष तौर पे क्लास अटेंड करेंगे एक। इसके बाद है लिटरेटरम। अब देखो इसमें क्या है, एलेजी है, सोनेट है, शॉर्ट स्टोरी है, ड्रामा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सोनेट है, एलेजी है, ड्रामा, इनमें से रिलेटेड प्रश्न आता है। शॉर्ट स्टोरी का तो वो तो एक मतलब कितने लाइन्स की होती है, कितने वर्ड्स की होती है, वहाँ तक ही आता है, ज़्यादा इससे रिलेटेड प्रश्न नहीं आता है। एलेजी में दो बातें हैं, ये क्या है, एक मोरनफुल सॉन्ग है, एक विलाप करने वाली कविता है ना। लेमेंटिंग एक वर्ड है जो अधिकतर पूछ लिया जाता है, पीछे के एग्जाम में आया भी है ना। एक सैड पोइम आप कह सकते हो, है ना। और कुछ 2-4 जॉन मिल्टन की है, वो एलेजीज लिखी हैं, वो आप देख सकते हो, है ना, पेस्ट्रल एलेजी, तो वो इसमें एलेजी हो जाएंगे। इसके बाद सोनेट है, तो सोनेट में दो चीज़ें हैं, पेट्रार्कन सोनेट 14 लाइन की एक सोनेट होती है, इसमें इंग्लिश सोनेट, इन दोनों की राइम स्कीम याद रखनी है। और डेफिनेट है कि राइम स्कीम का प्रश्न आ जाएगा, श्योर आ जाएगा। और इनसे बाहर क्या प्रश्न बनेगा? ऑक्टेवस स्टेट के बारे में पूछ लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो ये चीज़ें इसमें रहेंगी, बहुत आसान है, करवा रखा है मैंने सोनेट अच्छी प्रकार से, फिर से करवा देंगे। यदि ड्रामा है तो ड्रामा के बारे में भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बनते हैं। जैसे पिछले साल तो वो पूछा था, जो प्ले लिखता है उसको क्या बोलते हैं? प्ले राइटर बोलते हैं। उसी प्रकार से और भी छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कॉमेडी का अंत होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेजेडी का अंत क्या कहलाता है ना। और छोटे मोटे और भी मैंने सारे पॉइंट्स ड्रामा के बारे में तो बहुत अच्छे ढंग से, यूट्यूब पे ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा आपको, वो आप पढ़ लेना, काफ़ी है। इसके बाद अगली यूनिट आती है आपकी बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड देयर फोनेटिक सिंबल। भाई इसके बारे में इतने वीडियोस मैंने बनाए हैं कि शायद आप कहीं भी देख लेना, इतने वीडियोस नहीं मिलेंगे। इतने बढ़िया ढंग से एकदम दिल से ये टॉपिक करवाया मैंने। और करवाया क्या, करवाता ही रहता हूँ, कोई नया वर्ड आता है आपके ठोक देता हूँ,
क्योंकि इसमें तो प्रैक्टिस है। वो जितने रूल्स हैं, रूल तो हालांकि होते ही नहीं, फिर भी रूल्स बना के आसान बनाए हैं। तो वो जनरल जो प्रश्न हैं, जनरल जो चीज़ें हैं, वो तो हमने डिस्कशन कर लिया। अब जब नए कोई वर्ड आता है तो उसको मैं आपके सामने लेके आ जाता हूँ। तो ये तो देखो एक बार आपने पढ़ लिया, और इसके बारे में मैंने एक बहुत शानदार वीडियो बना रखा है जो आपको मतलब ताकत दे देगा कि हाँ यार, इसमें से मेरे प्रश्न गलत नहीं होगी। और बहुत शानदार टॉपिक है, और निश्चित तौर पे ये टॉपिक आपका तैयार है, इसका मतलब 5-4% तो आपके मुट्ठी में है। और नीचे वाली दोनों यूनिट में बात कर ही चुका हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा करने की क्या कोई ज़रूरत नहीं है। और किसी को ये लगता है कि अभी तो लॉकडाउन है, मज़े करने हैं, तो भैया आप मज़े ही करते रहो, क्योंकि जो पढ़ने वाला है वो तो जो पढ़ लिया है फिर से पढ़ रहा है, क्या दिक्कत है ना। और जिसको मज़े करने के लास्ट टाइम में 1 महीने में पढ़ूंगा, तो भैया आप 1 महीने में पढ़ लियो, और तो क्या है। तो कल से देख रहे हैं आपकी क्लास जो है वो रेगुलर तरीके से, बढ़िया अरेंज तरीके से आप क्लास को अटेंड करेंगे। नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कभी फोर्स नहीं करता। जिसको अच्छी, जिसकी अच्छी क्लास लगे उसकी क्लास लें, है ना। मैं कोशिश ज़रूर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हैव ए नाइस डे। खुश रहिए, हंसते रहिए, अपने परिवार के साथ मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।